चलिए आज इस विषय की परतों को खोलते हैं। हमारे पास जो आज का विषय है वो भारतीय सिनेमा के पिछले कुछ सालों के सबसे दिलचस्प करियर्स में से एक है। बिल्कुल। आज हम मार्च 2026 में बैठे हैं और अगर कोई एक नाम है जिसने लगातार सुर्खियां बटोरी हैं या बॉक्स ऑफिस के नियम बदले हैं तो वो है तृप्ति डिमरी। हाँ, 2024 में वो IMDb की सबसे लोकप्रिय भारतीय स्टार बनी थी। सही कहा। और आज उनका जो 2026 का लाइनअप है वो मतलब किसी भी एक्टर के लिए एक सपना हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। लेकिन देखिए, इस पूरे विश्लेषण का मकसद सिर्फ एक हिट एक्टर की तारीफ करना नहीं है। हाँ, वो तो है। हमारे पास जो आज के स्रोत हैं उनके कई विस्तृत इंटरव्यूज हैं, कुछ इंडस्ट्री के इनसाइडर्स के लेख हैं और रिव्यूज हैं। उनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आउटसाइडर इस पूरी इंडस्ट्री के शोर और व्यावसायिक सिनेमा के भारी दबावों के बीच अपना रास्ता खुद तय करती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो उनका शुरुआती संघर्ष और आज के मुकाम का कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। मतलब आप कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो दिल्ली से मुंबई आता है, जिसके पास कोई गॉडफादर नहीं है, जो सिर्फ खिचड़ी खाकर दिन गुजार रहा है। और फिर कट टू 2026, वही इंसान देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स का चेहरा बन जाता है। ये सच में कमाल है। जो लोग भी इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन केस स्टडी है। ये कहानी सिर्फ बॉलीवुड की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तब वो क्या फैसले लेता है, और जब रातों रात बेतहाशा शोहरत मिल जाती है तो उस मानसिक दबाव को कैसे झेला जाता है। बिल्कुल। और इस सफर की शुरुआत को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वो उस नींव को तैयार करता है जिस पर आज का ये पूरा करियर खड़ा है। सही बात है। उत्तराखंड मूल की और दिल्ली में पली बड़ी तृप्ति के माता पिता का फिल्मों से कोई नाता नहीं था। पिता एयर इंडिया में थे और माँ गृहिणी थी। जब वो महज 20 साल की उम्र में अपनी आजादी की तलाश में मुंबई आई तो हकीकत सपनों से बहुत अलग थी। वो अपने मैनेजर और कुछ मॉडल दोस्तों के साथ एक फ्लैट शेयर करती थी। और पैसे भी बहुत कम होते थे उस वक्त। हाँ, पैसे इतने कम होते थे कि रोजाना खिचड़ी खाकर गुजारा करना पड़ता था। लेकिन इस कहानी का जो सबसे मार्मिक हिस्सा है वो ये कि जब भी घर वालों का फोन आता था वो झूठ बोलती थी। हाँ, वो बहुत ही उत्साह से झूठ बोलती थी कि आज तो उन्होंने बाहर जाकर बहुत ही शानदार खाना खाया है। देखिए, ये एक बहुत ही क्लासिक आउटसाइडर सर्वाइवल टैक्टिक है। कैसे? आप अपने परिवार के लिए एक ऐसा भ्रम बनाते हैं ताकि उन्हें चिंता ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप उस अकेलेपन से जूझ रहे होते हैं। ये संघर्ष सिर्फ बैंक बैलेंस का नहीं था, ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई थी। बिल्कुल। 2017 में पोस्टर बॉयज से शुरुआत तो हो गई, लेकिन असली परीक्षा 2018 में आई जब लैला मजनू रिलीज हुई। हाँ, वो इम्तियाज अली और साजिद अली का प्रोजेक्ट था। बिल्कुल। और जब वो खुद थिएटर में फिल्म देखने गई तो वहाँ सिर्फ 20 या 25 लोग बैठे थे। सिर्फ 20-25 लोग। किसी भी नए कलाकार को ये अनुभव तो पूरी तरह से तोड़ सकता है। हाँ, और स्रोतों से पता चलता है कि उस वक्त वो इस कदर निराश थी कि उन्हें लगने लगा था कि शायद उनका सफर यहीं खत्म हो गया, कि अब वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। हाँ, या कोई आम सी नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो यही वो टर्निंग पॉइंट था। हार मानकर वापस दिल्ली जाने के बजाय उन्होंने सौरभ सचदेवा की एक्टिंग क्लास ज्वाइन करने का फैसला किया। ये बहुत हिम्मत का काम है। जब आपके काम को नकारा जा रहा हो तब अपने ही हुनर पर दोबारा काम करना आसान नहीं होता। बिल्कुल आसान नहीं होता। उस एक्टिंग क्लास का किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। तृप्ति स्वभाव से बहुत ही इंट्रोवर्ट है। जब वो क्लास में गई तो पहले दिन तो हिम्मत ही नहीं हुई अंदर जाने की। दूसरे दिन जब गई तो लेट पहुंची और चुपचाप जाके सबसे पीछे वाले कोने में बैठ गई ताकि कोई उन्हें नोटिस ना करे। लेकिन वो नोटिस हो गई। हाँ, सौरभ सचदेवा की नजर उन पर पड़ गई और उन्हें सबके सामने डांट खानी पड़ी। उन्हें उठकर बिल्कुल पहली बेंच पर आना पड़ा। वहीं से उनका वो शेल टूटना शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। लैला मजनू के डायरेक्टर साजिद अली का एक कोट इन स्रोतों में बार बार आता है जो मुझे बहुत सटीक लगा। क्या कोट है वो? उन्होंने कहा था कि तृप्ति कभी कभी सेट पर जानबूझकर डम या ना समझ होने का नाटक करती हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा है ये। साजिद अली ने ये भी जोड़ा कि वो असल में बहुत ही शार्प और बुद्धिमान है। बिल्कुल। वो चीजों को बहुत जल्दी समझ लेती हैं। उनका वो ना समझ होने का नाटक करना असल में एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब खुद को बचाने का तरीका। हाँ, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में नए होते हैं तो हर कोई आपको ज्ञान देना चाहता है। शायद ही उनका तरीका था कि लोग उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें और वो चुपचाप अपना काम कर सकें। लोगों को अपनी असली गहराई का अंदाजा न लगने देना भी एक बहुत बड़ी कला है। सही कहा। और यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
उनकी ये गहराई तब दुनिया के सामने आई जब उनका आर्ट हाउस सिनेमा का दौर शुरू हुआ। अन्विता दत्त वाली फिल्में। एग्जैक्टली। बुलबुल और काला जो 2020 और 22 में नेटफ्लिक्स पर आई, बुलबुल के लिए उन्होंने 72 बार ऑडिशन दिया था। 72 बार? ये कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारी साड़ियां, गहने और बार बार एक ही सीन को अलग अलग तरीके से करना। जो लोग अपने काम में परफेक्शन की तलाश करते हैं वो सीख सकते हैं कि कैसे तृप्ति ने खुद को पूरी तरह से डायरेक्टर के दृष्टिकोण में ढाल लिया था। ये दोनों ही फिल्में उनके करियर का फाउंडेशन है, मैं मानती हूँ। इन फिल्मों में उनके जो जटिल और फेमिनिस्ट किरदार थे वो बहुत शानदार थे। बुलबुल में 19वीं सदी की एक बाल वधू से लेकर एक रहस्यमयी महिला तक का सफर था। हाँ, वो किरदार बहुत पावरफुल था। और फिर काला में एक ऐसी गायिका का किरदार जो अपनी ही माँ के प्यार और स्वीकृति के लिए तरस रही है और अपने ही ईर्ष्यालु मन से लड़ रही है। उस फिल्म में उनकी माँ का किरदार स्वास्तिका मुखर्जी ने निभाया था। हाँ, वो डायनामिक बहुत इंटेंस था। बिल्कुल। इन फिल्मों ने साबित किया कि तृप्ति बिना शब्दों के सिर्फ अपनी आंखों से बहुत कुछ कह सकती है। लेकिन देखिए, इसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। साल 2023 का अंत। यहाँ से मुख्य धारा के सिनेमा का विस्फोट होता है। एनिमल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल। इस फिल्म ने दुनिया भर में 900 करोड़ रुपए कमाए। जोया का वो छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली किरदार जिसने तृप्ति के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में 320% का उछाल ला दिया। हाँ, वो रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गई। लेकिन ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है, सफलता की कीमत क्या होती है? ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि एनिमल के बोल्ड सीन्स के बाद हुई भारी आलोचना से तृप्ति इतनी टूट गई थी कि वो 3 दिन तक रोती रही। हाँ, उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था अचानक से। बिल्कुल। उनकी बहन ने उन्हें समझाया कि ये जो रोना है ये असल में शरीर का ट्रॉमा बाहर निकालने का तरीका है। तृप्ति ने इसे मुख्य धारा की फिल्म का साइड इफेक्ट माना। देखिए, ये फेम का बहुत बड़ा विरोधाभास है। जब आप आर्ट हाउस से निकलकर ऐसी मेन स्ट्रीम फिल्म करते हैं तो आलोचना भी उसी स्तर की होती है। हाँ, और वो आलोचना 2024 में भी जारी रही। बिल्कुल जारी रही। बैड न्यूज आई जहां उन्हें कॉमेडी करने में काफी संघर्ष करना पड़ा। फिर विकी विद्या का वो वाला वीडियो, वो मेरे महबूब वाले गाने को लेकर जो ट्रोलिंग हुई थी। एग्जैक्टली। उस गाने में उनके डांस के लिए उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया। लोगों ने कहा कि वो सिर्फ एक ग्लैम डॉल बनकर रह गई हैं। और फिर भूल भुलैया 3 आई जहां समीक्षकों ने साफ कहा कि उनका किरदार फिल्म में सिर्फ एक सजावट के लिए था। लेकिन अगर हम इसे एक आउटसाइडर की रणनीति के नजरिए से देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। वो कैसे? जब उन्हें इस ग्लैम डॉल वाली छवि के लिए ट्रोल किया जा रहा था तब उनके पुराने निर्देशकों ने उनका बचाव किया था। साजिद अली और अन्विता दत्त ने। हाँ, उन्होंने जो कहा वो बहुत प्रैक्टिकल बात थी। उन्होंने कहा कि ये जो व्यावसायिक सफलता है ये तृप्ति को बॉक्स ऑफिस पर वो ताकत देगी जिससे वो भविष्य में अपनी पसंद के किरदार चुनने की आजादी पा सकेंगी। मतलब बिना कमर्शियल पावर के आप हमेशा आर्ट फिल्में नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये जो प्रैक्टिकल सोच है ये उनके हर फैसले में दिखती है। हमारे स्रोतों में नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद पर उनकी राय बहुत स्पष्ट है। हाँ, उन्होंने आउटसाइडर होने के बावजूद स्टार किड्स का बचाव किया है। फिल्म ऑफर होगी तो वो मना क्यों करेगा? कोई भी मौका नहीं छोड़ता। ये बहुत ही यथार्थवादी नजरिया है। उन्होंने कार्तिक आर्यन का भी उदाहरण दिया कि कैसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म एक आउटसाइडर की भी किस्मत बदल सकती है। ये सोच उनकी मानसिक परिपक्वता को दर्शाती है। वो सिर्फ कंप्लेन नहीं करती बल्कि सिस्टम को समझकर काम करती है। और यही सादगी उनके निजी जीवन और फैशन सेंस में भी दिखती है। हाँ, वो फॉरएवर न्यू की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन वो रियल लाइफ में भारी कपड़ों के बजाय फ्लोई मैक्सी ड्रेसेस, आरामदायक और मिनिमलिस्टिक स्टाइल पसंद करती हैं। वो सिर्फ कपड़े पहनती नहीं हैं, उन्हें महसूस करती हैं। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अब इस सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम आज मार्च 2026 में उनके करियर की स्थिति देखें। 2025 में उनकी फिल्म धड़क 2 आई। बॉक्स ऑफिस पर उसने कोई खास कमाल नहीं किया, लेकिन जातिगत भेदभाव जैसे गंभीर मुद्दे पर उनके अभिनय की बहुत तारीफ हुई। और 2026 के उनके बड़े प्रोजेक्ट्स तो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को पूरी तरह साबित कर देते हैं। बिल्कुल। पिछले ही महीने 14 फरवरी को विशाल भारद्वाज की ओ रोमियो रिलीज हुई। हाँ, शाहिद कपूर के साथ। एग्जैक्टली। उसमें उनका वो फेम फिटाल अवतार, एक ऐसी महिला जो अपने पति की हत्या का बदला लेती है, कमाल का काम था। और इसके अलावा प्रभास के साथ आने वाली स्पिरिट, जिसमें वो एक ग्लैमरस डॉक्टर है। हाँ, वो बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है। और माधुरी दीक्षित के साथ नेटफ्लिक्स की कॉमेडी ड्रामा माँ बहन। इन प्रोजेक्ट्स को देखकर साफ पता चलता है कि कैसे उन्होंने खुद को एक ही सांचे में बंधने से बचा लिया है। बिल्कुल बचा लिया है।
तो अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें तो तृप्ति डिमरी की ये कहानी सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये निरंतर सीखने की चाहत, आलोचनाओं को सहने की ताकत और सही समय पर सही मौके को पहचानने की कला है। खिचड़ी से लेकर IMDb की टॉप स्टार बनने तक का ये सफर जो भी सुन रहा है उसके लिए बहुत प्रेरणादायक है। मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी यहाँ। हाँ, बताइए। ये पूरा सफर सोचने पे मजबूर करता है कि क्या सिनेमा जगत में कमर्शियल सक्सेस और आर्टिस्टिक डेप्थ हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। या क्या कोई कलाकार एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकता है जहां बॉक्स ऑफिस के नंबर उसकी कला को परिभाषित ना करें, बल्कि उसकी कला ही बॉक्स ऑफिस के नियम तय करे? इस बारे में जो लोग हमें सुन रहे हैं उन्हें जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल, इस पे जरूर सोचिएगा। इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।